जय हिंद, नमस्ते। आज हम लोग अपना माइक एक चालू है? हाँ, चालू है। आज हम लोग अपना क्लास 10th का सिविक्स का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म मतलब संघवाद। आप कहोगे सर ये इतना हिंदी में मत बताया करो, कुछ समझ में नहीं आता है। हिंदी भी पता होनी चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे हो सकते हैं शायद जिनको हिंदी में ही समझ में आता है। उन्होंने बस इंग्लिश मीडियम में एडमिशन ले लिया है। तो फेडरलिज्म चैप्टर में जो फेडरलिज्म जो वर्ड बना है, ये एक आइडियोलॉजी पे बेस्ड चैप्टर है। ठीक है, कि फेडरलिज्म की आइडियोलॉजी क्या कहती है। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या सीखेंगे कि पावर शेयरिंग का वर्टिकल डिवीजन क्या होता है, फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, असली मतलब, और इंडिया में जो फेडरलिज्म का पूरा जो नेट है वो कैसे काम करता है। ठीक, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक, सबके बारे में हम लोग बात करेंगे। पावर शेयरिंग आप चैप्टर पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने पावर शेयरिंग चैप्टर नहीं पढ़ा है तो हो चुका है, आप लोग जाके एक बार उस पर देख सकते हैं। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम लोग चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पे, सीधे पीडीएफ पे। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी तक? पेन इस पे क्यों नहीं पता चलता, एक सेकंड। अब ठीक है। तो फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, आप जैसे कि मैं, हाँ देखो, फेडरलिज्म मतलब हमने बताया ना संघवाद। फेडरलिज्म का मतलब होता है संघवाद। और ये जो ISM लग जाता है जिस भी वर्ड के लास्ट में, तो एक आइडियोलॉजी को डिनोट करता है वर्ड। ठीक, तो ये संघवाद पे पूरा बेस्ड चैप्टर है। तो पहले मैं आपसे टॉपिक से हटके एक बात करना चाहता हूँ। जैसे कि देखो, इस चैप्टर में हमें सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल हो गया, ठीक है, सेंट्रल हो गया, और स्टेट हो गया, और लोकल गवर्नमेंट, इनके बारे में बात करनी है। ठीक है, वो हम लोग चर्चा करते रहेंगे। इसके पहले मैं आपसे एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ। सपोज सपोज जैसे कि स्कूल में प्रिंसिपल है। ठीक, स्कूल में प्रिंसिपल सर होते हैं। प्रिंसिपल सर, क्या अगर सबसे ज़्यादा पावर देखा जाए एक तरीके से इनके पास, लेकिन प्रिंसिपल सर सारे काम अकेले नहीं कर सकते हैं। चाह के भी वो सारे सब्जेक्ट को पढ़ाना और पूरे 1 से 12 तक सभी क्लास को मैनेज करके रखना, वो नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उनके नीचे कौन है? वाइस प्रिंसिपल सर, है ना। वाइस प्रिंसिपल होते हैं। किसी के स्कूल में ना हो तो मतलब ये मत कहिएगा मेरे में नहीं है, वाइस प्रिंसिपल पोस्ट होता है। ठीक, फिर वाइस प्रिंसिपल भी सब चीज़ें मैनेज नहीं कर सकता है। प्रिंसिपल किससे रिपोर्टिंग करेंगे? वाइस प्रिंसिपल से। वाइस प्रिंसिपल किससे रिपोर्ट करेंगे? वो है क्लास टीचर्स, है ना। क्लास टीचर्स होते हैं ना, हर एक क्लास के लिए क्लास टीचर बना दिए जाते हैं। और क्लास टीचर क्लास टीचर एक पूरी क्लास को रूल करता है, और सभी के पावर अलग अलग हैं। सभी के पावर्स अलग अलग हैं। अब क्लास टीचर क्या करते हैं, क्लास में ही एक क्लास मॉनिटर बना देते हैं, होता है ना, क्लास मॉनिटर बना देते हैं। तो ये पूरा जो सिस्टम है आप देख रहे हो ना, प्रिंसिपल अगर हर एक बच्चे की बात नहीं सुन सकता जाके पूरे स्कूल में, तो उन्होंने वाइस प्रिंसिपल है। वाइस प्रिंसिपल क्या करेंगे, हर एक क्लास टीचर से इंफॉर्मेशन लेंगे। क्लास टीचर क्या करेगा? मॉनिटर। मॉनिटर क्या करेगा? हर एक बच्चे की बात सुनेगा, है ना। यही तो होगा, यही तो होगा ना। तो ये जो पूरा सिस्टम है कि जो पावर्स का शेयरिंग है ना, कि जो अपनी शक्तियों का विभाजन है, ये बताया गया है। अरे एक सेकंड, हाँ, तो यही बताया गया है पहले पेज पे। पहले पेज पे आपको फेडरलिज्म का मीनिंग बताया गया है कि फेडरलिज्म का मीनिंग क्या होता है। कि आप जैसे पिछले वाले चैप्टर में पढ़ के आए हैं, फेडरलिज्म का मीनिंग क्या होता है कि अगर मैं बोलूँ कि वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन मेजर फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, वी फोकस ऑन दिस फॉर्म ऑफ इट मोस्ट कॉमनली रिफर्ड टू एज फेडरलिज्म। आप ये समझो कि सिंपल सी लैंग्वेज में मैं लिखना चाहता हूँ कि जो मुझे समझ में आ रहा है, आ सिस्टम वेयर, अगर फेडरलिज्म की आपको आ जाती है कि फेडरलिज्म को आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? आ सिस्टम वेयर, आ सिस्टम वेयर पावर इज डिवाइडेड, पावर इज डिवाइडेड पावर इज डिवाइडेड बिटवीन
पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ये नहीं कि सेंट्रल सारी चीज़ें मैनेज करेगा कि भैया मेरे पास पावर है तो मैं ही सारी चीज़ें देखूंगा, है ना। सबके सहयोग से ही आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, अच्छी तरीके से चला सकते हो। इसीलिए पीएम ने हर एक स्टेट में सीएम बना के रखे हैं, है ना। हर एक स्टेट में सीएम बना के रखे हैं जो उनको मैसेज करते हैं या कन्वे करते हैं, जो भी है, ठीक है। और जिन स्टेट्स में सीएम नहीं है, जैसे यूटी है, तो यूटी में भी आपको याद रखना चाहिए, पहले आपको ये पता होना चाहिए 28 स्टेट्स हैं। कुछ चीज़ें ऑफ द टॉपिक भी आपको पता होनी चाहिए, 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज़ हैं। और इसमें से कुछ यूटी हैं जहाँ पे सीएम है हर यूटी पे, जैसे कि 3 आप एग्जांपल लिख लो। एक है दिल्ली, ठीक है, और दिल्ली के बाद है जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर के बाद पुडुचेरी। ये 3 यूटीज़ हैं जहाँ पर सीएम है, ठीक है। तो ये आपको पता रखना। बाकी सब में क्या होता है, बाकी सब में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं या तो गवर्नर्स होते हैं, ठीक। ये याद रखो, इतना याद रखो, ठीक। ठीक। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना कि बेल्जियम ने क्या किया था, बेल्जियम ने यूनिटरी मेथड अपनाया था। तो फेडरल बेल्जियम क्या है, वह फेडरलिज्म को दर्शाता है। बेल्जियम की बात हमने करी थी, बेल्जियम ने फेडरलिज्म, यूनिटरी फेडरल था, यूनिटरी से वो फेडरल की तरफ गए थे। बेल्जियम क्या करे थे, यूनिटरी से फेडरल की तरफ गए थे, कब समय कितना था, 1993 था शायद, 1992 या 1993, वो आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन श्रीलंका क्या, श्रीलंका तो फेल हो गई थी, है ना, पावर शेयरिंग के मामले में। बेल्जियम ने एकोमोडेशन का रूल अपनाया था और श्रीलंका ने मेजोरिटरिज्म का। तो यहाँ पे जो श्रीलंका में जो तमिल्स के लीडर्स थे वो क्या चाहते थे, तमिल लीडर वांट्स फेडरलिज्म, तमिल लीडर्स वांट फेडरलिज्म, ठीक। इतना समझ में आ गया। तो फेडरलिज्म का मेन एम क्या है अभी तक, कंट्री को, मतलब कि आप सोचो कि सर ये सब क्या बता रहा हूँ, एक ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। फेडरलिज्म का मेन, अगर मैं बोलूँ फेडरलिज्म का मेन एम क्या है, यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ कि फेडरलिज्म का मेन एम है कंट्री को यूनाइटेड बना के रखना, कंट्री को यूनाइटेड बना के रखना, और पावर का शेयरिंग होता रहे, और साथ ही साथ कंट्री को यूनाइटेड बनाने के साथ साथ और क्या होगा, कंट्री में रीजनल डाइवर्सिटीज जो हैं उनको रिस्पेक्ट करना। सब में रीजनल डाइवर्सिटी होती है ना, कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, सबका रिस्पेक्ट करना, है ना। तो कंट्री में क्या है, कंट्री में रीजनल डाइवर्सिटी का रिस्पेक्ट करना, रीजनल डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करना, है ना, रीजनल डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करना, सिंपल, ठीक। इसके आगे अब हम चल सकते हैं, शायद अब आपको फेडरलिज्म का मतलब समझ में आ गया होगा, क्योंकि तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और एग्जाम्पल एक लेना, और एग्जाम्पल एक ऐसा समझ लो कि जैसे कि मान लो इंडिया एक बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली जैसी है ना, सब मिलकर रहते हैं, पर हर एक मेंबर की अपनी अपनी जिम्मेदारी है, हर एक स्टेट, सीएम और ये सब, है ना। तो वही है फेडरलिज्म। आगे पढ़ते हैं कि व्हाट इज फेडरलिज्म। यहाँ पे देखो बताया गया है, श्रीलंका और बेल्जियम वाली बात बताई गई थी कि बेल्जियम वाज टू रिड्यूस द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव दिस पावर टू रीजनल गवर्नमेंट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि बेल्जियम ने क्या किया था, पावर शेयरिंग कर दी थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारी मतलब जितनी पावर्स रीजनल गवर्नमेंट मतलब स्टेट्स गवर्नमेंट को भी दे दी थी, ठीक। लेकिन जब हम बात करें कब, टुक प्लेस इन 1993, देखो 1993। लेकिन श्रीलंका ने क्या किया था, श्रीलंका के जो तमिल लीडर्स थे वो चाह रहे थे कि हमें मिल जाए फेडरल सिस्टम, क्योंकि श्रीलंका में यूनिटरी सिस्टम ज़्यादा चल रहा था। देखो अब यहाँ पे लिखा है, जो हमने बात बोली ऊपर वही बात यहाँ पे एनसीईआरटी में थोड़ी और अपने भाषा में लिखी है। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ
government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट या यूटी गवर्नमेंट के पास जो अथॉरिटी और जो पावर जा रही है उसी का डिवाइड, बस सिंपल सी बात, यही तो लिखा हुआ है। टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब बताया गया है। पहले के टाइम पे प्रोविंसेस होती थी एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है पावर, वो प्रशासन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन। द अदर गवर्नमेंट एट द लुक ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट्स दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे, एंड ये सब बातें बताई गई एग्जाम्पल के। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, शायद कहाँ पे, हाँ ये फीचर्स बताए गए हैं फेडरलिज्म के जो आपको पता होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको एक मैप दिया गया है। थ्रू ओनली 25 ऑफ द वर्ल्ड्स 190 कंट्रीज हैव फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम। 193 कंट्रीज हैं वर्तमान में, ठीक है, जिसमें से केवल 25 देशों में फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है। मेक अप 40% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। मोस्ट ऑफ द लार्ज कंट्री वर्ल्ड आर फेडरेशन। जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्री है ना वो पूरे वर्ल्ड की, उनमें सब में मोस्टली सब में फेडरल सिस्टम है। और लगभग 25 ही देश हैं जिसमें से ये अपना प्यारा देश भारत है ना, फेडरल सिस्टम है। नाइजीरिया, ब्राज़ील, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्या आप लोगों को पता है कि अभी वेनेजुएला के मदुरो जी को उठवा लिया गया है। ये है देखो वेनेजुएला, यहाँ पे दिख रहा है ना, मदुरो जी को उठवा लिया गया है। क्यों उठाया गया है ये आपको पता होना चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया, रशिया, जर्मनी में नहीं है, बेल्जियम है। ये देखो बेल्जियम का पार्ट है, आप भी तो देख लो कम से कम बेल्जियम कहाँ पे है और श्रीलंका कहाँ पे। ये इंडिया का ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये श्रीलंका वाला पार्ट है। यहाँ पे देखो फेडरल सिस्टम नहीं, इसीलिए यहाँ पे नहीं हुआ है। तो बहुत सटीक मैप लेता है एनसीईआरटी, ऐसे नहीं कुछ भी उठा लिया। फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम को दिखाया गया है। साउथ अफ्रीका, हर एक कॉन्टिनेंट के कुछ आपको मेजर चीज़ें पता होनी चाहिए। और मैप तो आपको पता ही होना चाहिए कहाँ पे क्या है, कि कम से कम कॉन्टिनेंट्स हो गए कि इस तरफ पैसिफिक ओशियन है अपने इंडिया के, यहाँ पर क्या है बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे क्या है अरब ओशियन है, मतलब अरब सागर, और नीचे क्या है इंडियन ओशियन है। अफ्रीका के भी कुछ मेन देश हो गए, जैसे साउथ अफ्रीका हो गया, ठीक, और यूथोपिया, नाइजीरिया, हाँ बुल्गारिया, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। और ये सब क्या, ये यूरोप कंट्रीज में बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, स्पेन, ऑस्ट्रिया, और ये यूएसए का है। यूएसए में देखो कनाडा हो गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मैक्सिको, पैसिफिक ओशियन दिख रहा है, अर्जेंटीना, ब्राज़ील। खैर ये तो अब आगे बढ़ते हैं। फीचर्स बताए गए हैं, क्या क्या फीचर्स बताए गए हैं कि जो इम्पोर्टेंट अब यहाँ से है कि फीचर्स बताए गए हैं फेडरलिज्म के क्या हो सकते हैं। कि फेडरल सिस्टम में क्या होता है, 6 मेन फीचर होते हैं। 7 दिए गए हैं क्या, 7 होंगे तो 7 पढ़ लेंगे, वैसे 6 मेन होते हैं। कि जो 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की 2 या 2 से अधिक लेवल पे गवर्नमेंट हो सकती है फेडरल सिस्टम में। 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट मतलब एक होगा सेंट्रल लेवल, है ना, सेंट्रल लेवल से जाता है स्टेट लेवल पे, स्टेट लेवल से जाता है लोकल लेवल पे, जिसको हम लोग पंचायती राज कहते हैं, या तो इसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट कंसीडर कर लेंगे, और लोकल और नीचे आ जाएगा तो 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है। पहला तो ये फीचर हो गया। फिर क्या है कि जुरिस्डिक्शन की बात बताई गई है कि सेम सिटीजन्स different tiers of government govern the same citizens but each tier has its own jurisdiction in specific matter of legislation, taxation and administration। मतलब कि ये बताया गया है कि हर एक स्टेट्स अपना न्याय जारी कर सकता है, अपना मतलब अपनी तरीके से न्याय ले सकता है। इन स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, न्याय बनाने के में हो गया, प्रशासन हो गया, टैक्स हो गया। आप देखोगे कि स्टेट्स के टैक्स अलग अलग होते हैं, यहाँ पे अलग हैं, शायद आसाम में अलग टैक्सेशन सिस्टम हो, ये वाला चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। आगे के बताया गया है पावर रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन, द जुरिस्डिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव levels or tiers of government are specified in the constitution, so the existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed। कि जो पावर बताई गई है लोगों की कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई है। और चौथी फीचर क्या बताई गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना इतना आसान नहीं है। द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी
यूनिलेटरली चेंज बाय द वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, कि आप संविधान को अकेले नहीं बदल सकते हो। सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट, मतलब दोनों लेवल की जो गवर्नमेंट है उसकी सहमति होनी चाहिए, तभी कोई रेक्टिफिकेशन हो पाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब संविधान में। कंसेंट और असेंट का मतलब क्या होता है, सहमति, ठीक है, अकेले नहीं कर सकते हो। और फिर क्या बताया गया है, कोर्ट्स हैव टू द पावर ऑफ इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर ऑफ डिफरेंट लेवल टू, मतलब कोर्ट क्या करेगी, द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज एन एम्पायर इफ डिस्प्यूट अराइज बिटवीन द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट एक्सरसाइज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पावर्स। मतलब इसमें बताया गया है कि जो कोर्ट है वो अंपायर की तरीके काम करती है। अगर कभी स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया तो जो कोर्ट है वो अंपायर की तरीके काम करती है। कोर्ट हैव द पावर टू द इंटरप्रेट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर टू द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जो हाईएस्ट कोर्ट होती है वो जैसे सुप्रीम कोर्ट है अपने यहाँ पर, है ना, तो दो स्टेट्स के बीच में अगर डिस्प्यूट हो रहा होगा तो सुप्रीम कोर्ट उस मुद्दे को समझेगी, ठीक है। फिर क्या बताया गया है, गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पावर्स। फिर क्या बताया गया है छठे में, सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, मतलब हर लेवल के पास एक अपना रेवेन्यू विभाग होगा, रेवेन्यू सिस्टम होगा। रेवेन्यू मतलब राजस्व, मतलब पैसे वाला। सातवें पे क्या बताया गया है, पावर शेयरिंग की बात बताई गई है, द फेडरल सिस्टम दस हैज डुअल ऑब्जेक्टिव टू सेफगार्ड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री accommodate regional diversity, therefore two aspects are crucial institution practice of federalism। दो क्या बताए गए हैं aspects, government at different level should agree to some rules of power sharing, they should also trust that each would, मतलब ये बताया गया है कि एक आइडियल फेडरल सिस्टम हैज बोथ एस्पेक्ट म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, मतलब एक आदर्श फेडरल सिस्टम कैसे बनेगा, जब दोनों लोगों की सहमति होगी और म्यूचुअल ट्रस्ट होगा दोनों स्टेट्स के बीच में और एग्रीमेंट होगा दोनों का, ठीक, मतलब बैलेंस बना के चीजों को चलना, सामंजस्य बना के, ठीक। द एग्जैक्ट बैलेंस पावर ऑफ सेंट्रल बैलेंस एंड स्टेट बैलेंस स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर। अच्छा, फिर तो ये बताया गया है कि दो टाइप के फेडरेशन होते हैं, एक कमिंग टुगेदर और दिस टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। अच्छा, दो टाइप के फेडरेशन होते हैं, एक कमिंग टुगेदर होता है, एक होल्डिंग टुगेदर। यहाँ पे देखो बताया गया है दो टाइप के फेडरेशन होते हैं। देयर आर टू काइंड ऑफ रूट्स थ्रू द फेडरेशन, दो टाइप के फेडरेशन होते हैं, एक तो कमिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर में कौन से हैं, जैसे यूएसए और स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया इन द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फेडरेशन, ठीक। और दूसरे टाइप के कौन से होते हैं, दूसरे टाइप के होते हैं होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर इन दिस सेकंड कैटेगरी द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू द मोर पावरफुल वाइस वर्सा ऑफ द स्टेट्स, मतलब कंपैरिजन टू द स्टेट। इसके भी आपको एग्जाम्पल बताए गए होंगे नीचे, नहीं बताए गए हैं, क्यों नहीं बताए गए। अच्छा, ये बताए गए जैसे इंडिया है, स्पेन है, बेल्जियम है, ये सब किसके हैं, होल्डिंग टुगेदर के एग्जाम्पल हैं। और जो यूएसए है, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया है, ये होल्डिंग टुगेदर के हैं। आप जैसे यूएसए में देखो, यूएसए में कितने सारे स्टेट्स हैं, है ना। ऑस्ट्रेलिया में देखो कितने सारे स्टेट्स हैं, इंडिया में भी बहुत सारे स्टेट्स हैं, स्पेन, बेल्जियम, ये सारी बात, ये इतना याद रखना कि द सेकंड रूल इज वेयर लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड नेशनल गवर्नमेंट, जिसमें कि स्टेट्स सेंट्रल क्या करेगा, कंट्री डिसाइड करेगी कि पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड नेशनल गवर्नमेंट, मतलब कि गवर्नमेंट के बीच में कितना पावर शेयरिंग करनी है। जैसे इंडिया है, स्पेन है, बेल्जियम, कुछ स्टेट्स को स्पेसिफिक दर्जा भी मिला होता है। Very often different constituent units of federation have unequal power, some units are granted special power, जैसे कि कुछ को बोला ना स्पेसिफिक पावर्स मिली होती हैं। और इस पे क्या होता है, the first route involves independent states coming together on their own have a bigger unit, मतलब कि sovereignty retaining identity they can increase their security, मतलब अपने
मतलब कि अपने आप को और ज़्यादा सिक्योर फील करने के लिए। यूएसए हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, क्योंकि अगर ये बिखरे बिखरे रहेंगे तो बहुत सारे देश हो जाएंगे और ईजिली इन पे जीता जा सकता है। दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। समझे, इनको जीता जा सकता है। तो दो टाइप के फेडरेशन होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एक सेकंड का आप मुझे समय देंगे, पानी पी के आते हैं। एक सेकंड। तो अभी की फीचर्स हमने समझ लिए थे ना, की फीचर्स समझ लिए। उसके बाद हमने पढ़ा था कि दो टाइप के वो होते हैं फेडरेशन, एक होता है होल्डिंग टुगेदर, एक होता है कमिंग टुगेदर। और कमिंग टुगेदर में क्या होती हैं कि जो डिफरेंट इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते हैं यूनाइट के एक बड़ा देश बनाते हैं, जिसपे उनको सिक्योरिटी और इकोनॉमिक्स बेनिफिट्स के लिए, ठीक। और होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, एक लार्ज बहुत बड़ी कंट्री होती है जो डिसाइड करती है पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट और कई स्टेट्स गवर्नमेंट के बीच में। जैसे कि आपको बस याद रखना है कि होल्डिंग टुगेदर के एग्जांपल इंडिया, स्पेन और बेल्जियम। और कमिंग टुगेदर के क्या हो जाएंगे, कमिंग टुगेदर के हो जाएंगे यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। इनका अपना कमिंग टुगेदर क्या होता है, कमिंग टुगेदर कोई क्यों आएगा पास में, सब अपने बेनिफिट के लिए ना। तो कमिंग टुगेदर मतलब अपने फ़ायदे के लिए, कि सिक्योरिटी उनका, इकोनॉमिक बेनिफिट इन सब के लिए। फिर आगे क्या बताया गया है, आगे क्या बताया गया है, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, कि फेडरलिज्म इन इंडिया, की कैसे भारत में एक कैसे इंडिया एक फेडरल कंट्री बना है, इसके बारे में बताया गया है। तो पढ़ते हैं, एक सेकंड खत्म कर। कि इंडिया में आप देखोगे कि डाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा है, लैंग्वेज की है, कल्चर की है। तो इसीलिए यहाँ पर फेडरलिज्म तो होना बहुत ज़रूरी है। बेल्जियम, श्रीलंका, बेल्जियम ने तो देखो फेडरलिज्म की आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन श्रीलंका नहीं कर पाई थी, है ना। तो व्हाट अबाउट अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया विद सो मैनी रिलीजन एंड रीजन्स, बहुत सारे धर्म हैं, पावर शेयरिंग यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। और फेडरलिज्म क्या बताया गया है आगे, अच्छा, अलग अलग स्टेट्स के बारे में बताया गया है कि यूनियन स्टेट्स, यूनियन लिस्ट में क्या होता है, स्टेट लिस्ट में क्या होता है। अच्छा, कि कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर कर दिया था कि जो अपना संविधान है उसने उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था, डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट ऑल्दो। अच्छा, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, ये किस पे बोला गया है, ये आर्टिकल 1 में बोला गया है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में यही बोला गया है, इंडिया दैट इज भारत विल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स ऑल्दो इट डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन। द इंडिया यूनियन इज बेस्ड द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। इंडिया का मतलब यूनियन जो है वो जो वो कह रहे हैं फेडरलिज्म की प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ठीक। तो 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को जब हमने पूर्ण रूप से किया था, तब इसको अपने भारत देश में दो लेवल की गवर्नमेंट, सेंट्रल लेवल और स्टेट गवर्नमेंट को बना दिया गया था। बाद में थर्ड लोकल गवर्नमेंट बनाई गई थी, म्यूनसिपालिटीज़ और पंचायती राज, ठीक है, वो बाद में बनाई गई हैं। तो दो टाइप की गवर्नमेंट पहले थी, पहले लोकल गवर्नमेंट नहीं थी, पहले ये देखो, इस पर देखो लिखा गया है, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड अ थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, एक यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और अच्छा, तीन पावर्स बताई गई हैं कि एक यूनियन लिस्ट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है और एक होती है कंकरेंट लिस्ट, ठीक। तो इनके बारे में हमें पढ़ना है। बाद अभी आप ये समझो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पहले से ही थी, और जो पंचायती राज और म्यूनसिपालिटी वाला है उसके लिए संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था। 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा हमने पंचायती राज को जोड़ा गया था, पंचायती राज को।
और 74वें संविधान संशोधन यानी कि 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा हमने नगर पालिका यानी कि म्यूनसिपालिटी को जोड़ा था। ठीक, अब हमें यूनियन लिस्ट के बारे में बात करनी है कि पावर जो डिवाइडेड है, जो हर पूरे देश की जो पावर डिवाइडेड है वो 3 लिस्ट हैं, उनमें डिवाइडेड हैं। तो सबसे पहले यूनियन लिस्ट है। यूनियन लिस्ट मतलब यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट हैं कि जिसपे केवल सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट काम करेगी, है। तो वो बस सब्जेक्ट आपको याद रखने हैं, जैसे कि डिफेंस हो गया, डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स हो गए, फॉरेन से मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन एंड करेंसी, बस ये 3-4 याद रखो। डिफेंस हो गया, फॉरेन इकोनॉमिक अफेयर हो गए और इकोनॉमिकल और फॉरेन अफेयर्स हो गए। तो ये सब क्या है, इन पे क्या करेगी, इन पे सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट बना के रखेगी अपना कानून। द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉ रिलेटिंग टू दिन सब्जेक्ट मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट है ना, उन सारे सब्जेक्ट में कानून बनाने का केवल अधिकार यूनियन लिस्ट पे ही है। स्टेट गवर्नमेंट मतलब नहीं कर सकती है। और स्टेट गवर्नमेंट किस पे कर सकती है, स्टेट की पुलिस पे हो गया, ट्रेड पे हो गया, कॉमर्स पे हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, खेतीबाड़ी हो गया, है ना, ये सब हो गया। और कंकरेंट लिस्ट एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, बस सिंपल सी बात ये समझो, यूनियन लिस्ट में सेंट्रल की गवर्नमेंट कानून बनाएगी और स्टेट लिस्ट में स्टेट की गवर्नमेंट बनाएगी। और कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है, जिसपे यूनियन और गवर्नमेंट साथ बैठकर दोनों लोग लॉ मेकिंग कर सकते हैं। सिंपल सी बात। तो ये समझ गए, इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल वर्ड नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी फेडरल स्पिरिट के साथ हम लोग पूरी अच्छी तरीके से फेडरलिज्म की आइडियोलॉजी पे बिलीव करते हुए इसको अच्छी तरीके से चला रहे हैं। 3 टाइप की लिस्ट के बारे में पढ़ा, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। यूनियन में क्या आएगा, जिस पे सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट काम करेगी। कौन कौन से हैं, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी और फॉरेन अफेयर्स हो गए। और इस पे क्या केवल सेंट्रल गवर्नमेंट कर पाएगी काम और कानून बना पाएगी। और जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो स्टेट लिस्ट है, वो स्टेट की गवर्नमेंट के अंदर है, जैसे पुलिस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ट्रेड हो गया, है ना। और कॉन्करेंट लिस्ट में सेंट्रल और स्टेट दोनों मिल गए। जैसे कि क्या हो सकता है, जैसे एजुकेशन हो गया, है ना, एजुकेशन हो गया, और फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई काम हो गया, फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई काम हो गया। तो सेंट्रल और स्टेट दोनों में कॉन्फ्लिक्ट अगर हो जाती है सेंट्रल और स्टेट के बीच में, तो सेंट्रल लेवल की बात मानी जाएगी। सेंट्रल लेवल की बात मानी जाएगी। ठीक, रेजिडुअल पावर्स क्या होती हैं, कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं जिनको हम लोग हिंदी में कहते हैं रेजिडुअल पावर्स को, अवशेष शक्तियाँ, जो सब्जेक्ट किसी के पास भी नहीं होते हैं वो सेंट्रल के पास जाते हैं। जैसे कि साइबर क्राइम हो गया, साइबर होता है ना, साइबर लॉ, तो उन्हीं को हम लोग रेजिडुअल पावर्स कहते हैं। देखो इस पर बोला गया है, जो हमने बात बताई गई है, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, एजुकेशन और है ना, ये किसके द्वारा, बोथ। लेकिन अगर लॉ में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो किसकी बात मानी जाएगी, यूनियन गवर्नमेंट की। ठीक, इनके अलावा रेजिडुअल पावर्स के बारे में भी बताया गया होगा। ये देखो रेजिडुअरी सब्जेक्ट, रेजिडुअरी मतलब सब्जेक्ट क्या है, जो स्पेशल पावर्स हैं वो किसके पास रहेंगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अच्छा, ये स्पेशल क्या, स्पेशल कुछ राज्यों को दर्जा है, जैसे कुछ स्पेशल राज्य हैं इंजॉय स्पेशल स्टेटस। स्टेट्स कौन कौन से, आसाम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम इंजॉय स्पेशल पावर। आर्टिकल 371, आर्टिकल 371 में अलग अलग इनका जिक्र है। तो इनको, ये जो स्टेट्स हैं, इनको स्पेशल स्टेट्स का दर्जा प्राप्त है। ठीक, क्योंकि इनके साथ हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस और ये थोड़े से पिछड़े वर्ग से हैं। ठीक, इस वजह से। और आपको ये पता होना चाहिए कि मिज़ोरम का एक जो डिस्ट्रिक्ट है ऐज़ोल ज़िला, मिज़ोरम के साथ कैपिटल है ना, मिज़ोरम की कैपिटल है ऐज़ोल। सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट पूरे इंडिया में, अगर मैं डिस्ट्रिक्ट किसी ज़िले की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा वहीं की है। ठीक, तो लैंड राइट ऑफ इंडिजिनस पीपल हो गए, देयर कल्चर मतलब इनके कल्चर और गवर्नमेंट सर्विस, मतलब ओवरऑल इनको एक स्पेशल दर्जा प्राप्त है। ठीक, फिर 3 टाइप की गवर्नमेंट होती है, इनके बारे में पढ़ना है हम लोगों को, आगे पढ़ेंगे। अच्छा, ये सब आपको पता होना चाहिए कि जो यूटीज़ हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि दीज एरियाज जो स्टेट्स नहीं है वो, लाइक चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप, कैपिटल सिटी ऑफ कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज। दीज टेरिटरीज डू नॉट हैव द पावर ऑफ स्टेट। इनके पास जितनी स्टेट्स के पास पावर है वो नहीं है।
द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर इन रनिंग दीज एरियाज। तो इन पे कौन रूल करती है? यूटीज पे सेंट्रल गवर्नमेंट। यूटीज पे कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और मैंने बता ही दिया है कि कौन से 3 जो यूटीज है वहाँ पे सीएम है, बाकी सब में गवर्नर्स होते हैं। ठीक, तो जो पावर है, पावर का डिवीजन बताया गया है कि 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट में होता है। यूनियन हो गया, स्टेट हो गया और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक, देखो यूनियन गवर्नमेंट हो गया, एक केंद्र की सरकार होती है, और स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट नॉट इजी टू मेक चेंज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। The union and state government have the power to raise resources by levying taxes in order to carry on the government and responsibilities assigned to each of them। मतलब कि जो सेंट्रल और स्टेट लेवल की गवर्नमेंट की बात बताई गई है। अच्छा, ये आगे बताया गया था द पार्लियामेंट, यहाँ तक से छोड़ दिया था। द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज द अरेंजमेंट, एनी चेंज टू इट हैज़ टू बी फर्स्ट पास्ड बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। मतलब दोनों हाउस, पार्लियामेंट के दोनों हाउस में उसको पारित करना पड़ेगा, और जब तक 2/3 की मेजॉरिटी नहीं होगी तब तक नहीं जा सकते हैं। तब तक वो कोई भी नियम पास नहीं हो सकता है। तो अनइक्वल पावर आपने देख ही लिया है कि आर्टिकल 371 के अंतर्गत कुछ स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस का दर्जा प्राप्त है, और कुछ यूटीज़ हैं जैसे चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, दिल्ली है, इनके पास लिमिटेड पावर है, सेंट्रल का कंट्रोल ज़्यादा है। ठीक, तो ये याद रखो, स्टेट्स क्या है? इंडिपेंडेंट ब्रांच है, और यूटी क्या है? मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। ठीक, आगे क्या बताया गया है? अच्छा, ये एक वो एग्जाम्पल बताया गया है कि इंडिया में अगर न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण स्माइलिंग बुद्धा के चलते हुए हमने किया था 1974 में, 1974 में हमने किया था। ठीक है, पोखरण राजस्थान, पोखरण एक मूवी भी है, देखिएगा आप लोग। और क्या हो सकता है? जैसे न्यूक्लियर टेस्ट, अगर ये न्यूक्लियर ही टेस्ट है, न्यूक्लियर टेस्ट है पोखरण, अगर राजस्थान में होगा तो सेंट्रल लेवल का आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, है ना। देखो, राजस्थान वॉज अपोज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट न्यूक्लियर पॉलिसी, कुड इट प्रिवेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम कंडक्टिंग द न्यूक्लियर टेस्ट। फिर बताया गया है कि जैसे चाहे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे कि अगर सपोज पोखरण में अगर हमने न्यूक्लियर टेस्ट करना है, इंडिया का कंडक्ट लाइज इन राजस्थान, जो राजस्थान में पड़ता है पोखरण, अगर इस पे जो स्टेट गवर्नमेंट है राजस्थान की, अगर वो अपोज कर दे न्यूक्लियर पॉलिसी पे, तो कुड इट प्रिवेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्टिंग द न्यूक्लियर टेस्ट, क्या तब भी वो लोग कर सकते हैं। सपोज द गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम प्लान्स टू इंट्रोड्यूस न्यू टेक्स्ट बुक, मतलब कि सिक्किम में नए टेक्स्ट, नई मतलब कॉपी किताबें चलानी हैं। ठीक, तो इस पे किसका डिसीजन रहेगा? इस पे किसका डिसीजन रहेगा? इस पे रहेगा स्टेट्स का डिसीजन, स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसी की। यूनियन गवर्नमेंट डज नॉट लाइक द स्टाइल एंड कंटेंट ऑफ द न्यू टेक्स्ट बुक, है ना, तो इस पे स्टेट का रहेगा, है ना। और इस पे किसका रहेगा? इस पे गवर्नमेंट का रहेगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल बताए गए हैं जो आपको पता होने चाहिए। और पुलिस पॉलिसी तो स्टेट का ही सब्जेक्ट होता है, तो ये आपको पता ही होना चाहिए। पुलिस पॉलिसी, ये कुछ भारत 1947 का मैप दिया गया है कि आप देख सकते हैं कि पहले के टाइम पर उत्तर प्रदेश में होता था यूनाइटेड प्रोविंस होता था, राजपूताना होता था, सेंट्रल इंडिया सेंट्रल प्रोविंस होता था। और मतलब पूरी तरीके से मैप ऐसा तो मतलब शायद नई वाली ही एनसीईआरटी में है, पुरानी वाली एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा, मतलब भूटान कहाँ पे था, और सिक्किम, अमृतसर, जालंधर। तो अब आगे हमें क्या पढ़ना है? इसके आगे हमें पढ़ना है हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, कैसे फेडरलिज्म की प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। तो देखो, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन बताए गए हैं कि स्टेट्स क्या है, लैंग्वेज के बेस पर बने हुए हैं। जैसे कि आप देखोगे बहुत ज़्यादा लैंग्वेज की डाइवर्सिटीज़ है, तो तमिलनाडु में तमिल बोलते हैं, है ना। केरल में आप जाओगे तो मलयालम हो गया। उड़ीसा में जाओगे तो उड़ीसी बोलते हुए मिल जाएंगे, असम में असमिया मिल जाएंगे, है ना। जम्मू कश्मीर में बोडो हो गया। तो ये सब क्या है? ये डाइवर्सिटी है लैंग्वेज की। लेकिन इससे क्या है कि एक खतरा ये हो सकता है कि कंट्री टूटने के डर है। तो
जो लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन का काम था राज्य के मतलब कि इसके भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, तब उस पे क्या हुआ था कि इससे क्या होगा, इससे यूनिटी और स्ट्रांग होगी। इससे क्या होगा, यूनिटी और स्ट्रांग होगी। ये देखो बताया गया है इधर यहाँ पे। Democratic politics. If you look the political map of democracy in 1947 and that of 2000, you will be surprised that extent of changes. मतलब कितने ज़्यादा चेंजेस हुए हैं इसके बारे में बताई गई है कि आप जैसे जानते ही हैं कि आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है और महाराष्ट्र में जैसे कि मराठी हो गई और भी कुछ जैसे कि उड़ीसा में उड़ीसी बोली जाती है ना, उड़िया लैंग्वेज हो गई। तो लैंग्वेज डिवाइड नहीं करती हैं एडमिनिस्ट्रेट, तो मतलब कि जो फेडरलिज्म अगर रहेगा तो लैंग्वेज डिवाइड नहीं कर सकते हैं हम लोग को, तब भी हम लोग अच्छी तरीके से रह सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ईजी हो जाता है। मैनी ओल्ड स्टेट्स हैव वैनिश्ड एंड मैनी न्यू स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड, एरिया बाउंड्रीज एंड नेम चेंज ऑफ स्टेट्स हैव बीन चेंज। जैसे कि सबसे नया राज्य जो बना हुआ है वो तेलंगाना है ना, तेलंगाना बना हुआ है। तेलंगाना का फॉर्मेशन कब हुआ था, 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को। अब तेलंगाना में क्या लैंग्वेज बोली जाती होगी आप सोचो, हैदराबाद के पास में है। तेलुगु बोली जाती होगी ना, तेलंगाना में तेलुगु बोली जाती होगी, आंध्र प्रदेश में भी क्योंकि तेलुगु बोली जाती है, और आंध्र प्रदेश का ही थोड़ा सा रीजन काट के और तमिलनाडु का थोड़ा सा वही सब तो काट के बनाया गया है तेलंगाना, है ना। तो आंध्र प्रदेश से, जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की कैपिटल हैदराबाद है। तो यही बताया गया है कि इन 1947 द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया वर चेंज्ड इन ओल्ड टू क्रिएट न्यू स्टेट्स। दिस वाज डन टू इंश्योर द पीपल हु लिव्ड इन द लैंग्वेज सम स्टेट्स बेसिस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के बेसिस पे अलग अलग जगह पर रहेंगे, जिससे क्या रहेगा उनका कल्चर, एथनिसिटी और जियोग्राफी। दीज इंक्लूड स्टेट्स लाइक नागालैंड, नागालैंड की जैसे नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश ही है, तो अगर अब वो यहाँ यूपी में रहेंगे आके तो शायद उनको थोड़ा रहने में प्रॉब्लम हो। झारखंड में थोड़े से ट्राइबल्स टाइप के लोग रहते हैं, तो वो शायद यहाँ की लैंग्वेज समझने में या अडॉप्ट करने में थोड़ी सी उन्हें प्रॉब्लम हो। समझ रहे हैं ना। तो यही बताया गया है कि कैसे फेडरलिज्म की प्रैक्टिस बताई गई है और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बताए गए हैं। जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन नहीं है क्या आगे, ये मैप दिया गया है कि आप देख सकते हैं इसमें कहाँ पर कि कैपिटल सिटी कहाँ पर है और नेशनल कैपिटल कहाँ पे है, इंडिया का पॉलिटिकल मैप दिया गया है। अच्छा, लैंग्वेज पॉलिसी यहाँ पे है। तो लैंग्वेज पॉलिसी में क्या बताया गया है, जैसे कि इंडिया की कोई भी एक ऑफिशियल मतलब राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हम लोग हिंदी को पहली राजभाषा का दर्जा देते हैं और दूसरे नंबर पर है उर्दू। पहले नंबर पर हिंदी क्या है, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, राजभाषा है, दूसरे नंबर पर उर्दू है। और अपनी 22 शेड्यूल जो थी उस पर बताया गया था कि कोई भी भारत देश की वो नहीं है, देखो हिंदी मदर लैंग्वेज है यहाँ की, मदर टंग ऑफ अबाउट 40% ऑफ इंडियंस, बोला गया है। सेफ गार्ड हिंदी आर मतलब पहले के टाइम पे क्या था, जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब केवल 14th लैंग्वेज ही थी, 14 लैंग्वेज थी, लेकिन धीरे धीरे करके चेंज हुआ तो 15th लैंग्वेज जोड़ी गई थी, वो है सिंधी। 15th लैंग्वेज जोड़ी गई थी सिंधी, और जो 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई थी। और फिर इसके बाद सिंधी के बाद 71वें यानी कि 71th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था 16, 17, 18 नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 लैंग्वेज जोड़ी गई थी। और 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा बोडो, डागरी और मैथिली और संथाली, ये 4 लैंग्वेज जोड़ी गई थी। तो 14, 15 और 15 और 3 18, 18 और 4 22, देखो 22 लैंग्वेज हैं।
तो इन सभी 22 लैंग्वेज को अपने भारत देश में शेड्यूल लैंग्वेज के अंतर्गत रखा गया है। तो इंग्लिश भी कंटिन्यू 1965 के बाद ही हुई है। इंग्लिश पहले इतना नहीं बोली जाती थी। स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, स्टेट्स के पास भी उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। जैसे कि आप जानते हो ना कि आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, नागालैंड की इंग्लिश है। तो लैंग्वेज पॉलिसी क्या बताया गया है। Unlike Sri Lanka, the leaders of our country adopted a very cautious attitude in spreading the use of Hindi. According to the constitution, the use of English for official purpose was to stop in 1965. तो 1960 के बाद क्या हुआ, इंग्लिश भी कंटिन्यू कर दी गई। According to the constitution, the use of English for official purpose was to stop in 1965. However, many non-Hindi speaks states demand that the यूज ऑफ इंग्लिश कंटिन्यू इन तमिलनाडु, जैसे तमिलनाडु में भी बोली जाएगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट भी, मतलब जो अगर इंग्लिश में बात करना चाहता है तो इंग्लिश में बात कर सकता है, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी, जो भी आपको सुविधाजनक लगे। ठीक, ये बताया गया है। तो लैंग्वेज का क्या होता है रोल, आपको पता ही चल गया होगा, क्योंकि लैंग्वेज के बेस पे हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, ये पढ़ लिया क्या हमने। हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, हाँ ये पढ़ लिया। इस पे क्या पढ़ा गया था कि जो मतलब ओनली कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे कि बताया गया है कि लिविंग टुगेदर, अच्छा पावर शेयरिंग कोई रूल नहीं, रिस्पेक्ट की तरीके हमें मानना है। और डेमोक्रेसी में डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स की राइट्स का रिस्पेक्ट करना, और फेडरलिज्म का ही रियल स्पिरिट है। और फेडरलिज्म हमारे संविधान में इसका कोई जिक्र भी नहीं, तब भी हम लोग इसको अच्छी तरीके से पालन करते हैं, ये बताया गया था। ठीक, आगे क्या बताया गया है, आगे बताया गया है सेंट्रल स्टेट रिलेशन। सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में बताया गया है कि अच्छा में शायद कुछ टॉपिक हटा दिए गए हैं। सेंट्रल स्टेट रिलेशन मतलब कि जो केंद्र की सरकार है और राज्य की सरकार के बीच के रिलेशन, उनके बारे में बताया गया है। कि लैंग्वेज, आपको लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बारे में पता चल गया ना, कि जैसे आंध्र प्रदेश है तो एक ही कोई भाषा, मतलब जब चेंज हुए ना, कि जब हम लोग आज़ाद हुए तो एक ही भाषा बोलने वालों को एक ही स्टेट में रखा गया। ये हमने लिंग्विस्टिक स्टेट्स के अंतर्गत किया ताकि उससे थोड़ी सहूलियत रहेगी। आप जैसे कि जान ही चुके हो, कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाएगी, ये सब चीज़ें। तो पहला जो लैंग्वेज बेस्ड बना था वो आंध्र प्रदेश बना था 1956 में। ठीक, तो लैंग्वेज बेस्ड टोटल 14 स्टेट्स और 6 यूटीज का वो हुआ था। लैंग्वेज के बेस पे, मतलब भाषा के आधार पे 14 राज्य और 6 यूटी का पुनर्गठन हुआ था। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। जैसे कुछ स्टेट्स हैं जैसे कल्चर और जियोग्राफिकल कंडीशन पर बेस्ड थे, जैसे कि नागालैंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, झारखंड हो गया। चलो अब लैंग्वेज पॉलिसी भी हमने पढ़ ली कि कोई नो नेशनल लैंग्वेज, बस एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो है हिंदी। ठीक, और 8 शेड्यूल में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है और कैसे कैसे जोड़ा गया है। बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन जो मूल संविधान में कितनी थी, 14 भाषाएं थी, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब सेंट्रल स्टेट रिलेशन की तरफ चल रहे हैं। कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है, कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब होता है गठबंधन की सरकार। सेंट्रल स्टेट रिलेशन क्या होता है, 1947 के टाइम पे क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के डिसीजन में इंटरफेयर नहीं करेगी। 1947 में ऐसी बातें थी कुछ। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे चेंजेस क्या हुए, रीज़न क्या है कि देश नया नया है, नया नया मुक्त हुआ है। तो अगर जो स्टेट्स है वो कहेगा कि आप अपनी मनमर्जी कर रहे हो तो हमारे पास तो कोई फ्रीडम ही नहीं है। समय के साथ धीरे धीरे मैच्योरिटी बढ़ती रही, तो कोलिशन की गवर्नमेंट आई, गठबंधन की सरकारें बनी। ठीक है, फिर 1990 के पास अब क्या आया कि अगर कोई भी पार्टी जीत नहीं पा रही है, जैसे कि पूर्ण रूप से नहीं जीत पाती, जैसे सिंगल हैंडेड, हाँ पूर्ण रूप से जिनकी सरकार नहीं बन पाती, तो वो लोग कोलिशन गवर्नमेंट बना लेते हैं। कोलिशन गवर्नमेंट क्या करता है, कोलिशन गवर्नमेंट के प्लस फैक्टर क्या है ये जान लो। कोलिशन गवर्नमेंट के प्लस फैक्टर है कि एक की सबकी सुनवाई कर सकते हैं, 2 गवर्नमेंट से मिलकर बनी है तो हो सकता है दूसरी की भी बात सुनी जा सकती है। देश की अलग अलग हिस्सों की आवाज़ उठा सकते हैं हम लोग।
लेकिन निगेटिव इसके क्या है, निगेटिव भी तो हो सकता है, हर चीज़ के दो पहलू। निगेटिव ये हो सकता है कि डिसीजन लेने में स्लो हो जाए, सरकार भी कभी कभी गिर सकती है कि अगर दो लोगों के मिलने से बनी है, अगर एक लोग पीछे हो जाएंगे तो हो सकता है सरकार गिर जाए। तो ये चीज़ बताई गई है सेंट्रल स्टेट रिलेशन में, आप लोग इसको पढ़िएगा तब समझ में आएगा आपको। तो ये देखो यहाँ पे बताया गया है, ऑल दिस चेंज सिग्निफिकेंटली, सिग्निफिकेंटली का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। आफ्टर 1990 दिस पीरियड saw the rise of regional political parties many states of the country. This was also the beginning of era of coalition government. coalition government क्या है, जब कोई भी एक व्यक्ति कोई भी एक व्यक्ति कह रहे हैं, कोई भी एक पार्टी पूर्ण रूप से पूर्ण बहुमत से नहीं जीत पाती है तो कोलिशन गवर्नमेंट बना के अपनी सरकार को रन कराती है। जैसे छोटे से अलायंस भी कहते हैं हम लोग, जैसे कि एनडीए है और इंडिया गवर्नमेंट है, इन सब की बात हम करते हैं। ठीक है, एनडीए और इंडिया हो गया, और टीएमसी हो गया, बहुत सारे हैं, यूपीए हो गया, यूपीए भी है क्या, ये शायद पार्टी का नाम है टीएमसी, ये है, लेकिन ये दोनों एनडीए और इंडिया, ये नहीं, शायद टीएमसी और यूपीए, देख लीजिएगा। तो सेवरल रीजनल पार्ट, इसका क्या क्या हो सकता है कि कोलिशन गवर्नमेंट का एक ये बताया गया है कि डिसीजन लेने में देरी हो सकती है और सरकार भी कभी कभी गिर सकती है, बट ये हो सकता है कि हाँ सबके हर एक स्टेट्स की हम सुनवाई कर सकते हैं। दो स्टेट्स मिलकर अगर एक केंद्र की सरकार बनाएंगे तो उन दोनों स्टेट्स का तो भला होगा, अलग अलग हिस्सों की आवाज़ सुनी जा सकती है। ये सब बातें बताई गई हैं। फिर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के बारे में बताया गया है कि जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी मतलब, लिंग्विस्टिक मतलब होता है कि पहले ये बताओ कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन क्लियर हुआ। सेंट्रल स्टेट रिलेशन ये समझो इतना कि 1990 से पहले क्या था कि एक पार्टी की सरकार थी, है ना, 1990 से पहले एक पार्टी की सरकार थी, लेकिन स्टेट की ऑटोनॉमी कम हुई और चेंजेस धीरे धीरे डेवलप्ड हुए और मैच्योरिटी आई। ठीक है, तो 1990 के बाद क्या हुई, 1990 के बाद ही कोलिशन गवर्नमेंट आई है, जब पूर्ण बहुमत से कोई जीत नहीं पा रहा है, एक गवर्नमेंट पूरी सरकार नहीं बना पा रही, तो कोलिशन गवर्नमेंट आई। ठीक है, रीजनल दो स्टेट्स की पार्टी या एक ही स्टेट्स के अंदर की जो पार्टीज मिलकर एक गठबंधन की सरकार बना रही हैं। ये बताया गया है। तो इससे क्या है, फेडरलिज्म प्रैक्टिस में और ज़्यादा स्ट्रांग हुई और मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके सब चीज़ें धीरे धीरे करके सब चीज़ें चलती रहीं। फिर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के बारे में बताया गया है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी मतलब कि आप जानोगे कि पूरे वर्ल्ड में तो नहीं पता, लेकिन अपने इंडिया में लगभग कितना 1300 डिस्टिंक्ट लैंग्वेज हैं, 1300 से भी ज़्यादा ही होंगी, 1300 से ज़्यादा मदर टंग्स हैं कि कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। हिंदी सिर्फ 44% लोगों की वो है, हिंदी सिर्फ 44% लोगों की मदर टंग है। इंग्लिश बहुत कम लोगों की, जैसे नागालैंड हो गया, ये सब। तो अलग अलग स्टेट्स के बारे में हमें पढ़ना है कि 8 शेड्यूल में शेड्यूल्ड लैंग्वेज, ये देखो बताया गया है। शेड्यूल्ड लैंग्वेज क्या होता है, ये मैंने पीछे पढ़ा दिया है कि केवल 22 भाषाओं को शेड्यूल्ड लैंग्वेज के अंतर्गत रखा गया है। नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेज क्या होंगे, इन टर्म्स ऑफ परहैप्स मोस्ट डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड, जैसे कि आपके में देखो बताया गया है कि केवल 44% जो इंडियन है वो हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन और बाकी सब तो कुछ ना कुछ अलग बोल रहे हैं ना। तो उसी के अकॉर्डिंगली एज फॉर, देखो बताया गया है, इंग्लिश ओनली 0.02% इंडियन रिकॉर्ड एज द मदर टंग, मदर टंग के रूप में। अनदर 11% न्यू सेकंड फॉर द थर्ड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज के रूप में मतलब सेकंड या थर्ड लैंग्वेज के रूप में 11% लोग बोल रहे हैं, मतलब उनकी लैंग्वेज कोई और है। जैसे आप हिंदी बोलते हो, हिंदी में भी बात, इंग्लिश में भी बात कर सकते हो, ये बात हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो उनका मदर टंग कम है, जैसे कि नागालैंड हो गया, इस तरफ बोली जाती है। तो ये थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि कितना किसका परसेंटेज सा पूछा कभी नहीं जाता है कि असमिया कितने लोग बोल रहे थे, 1.26%, बंगाली इतना, हिंदी सबसे ज़्यादा देखो थे 43% लोग। और क्या है, और देखो मराठी भी बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे हैं। आप ये देखो ये कितना कम है, 0. मणिपुरी, मणिपुरी ही छोटा सा है, नेपाली। तो ये चीज़ें बताई गई हैं कि
आप एक पाई चार्ट बनाओगे बड़ा अच्छा सा बनेगा, बहुत सारे स्टेट्स रहेंगे उसमें छोटे छोटे से। एंड मीन्स नेग्लिजिबल है कि जहाँ पे संस्कृत देख लो, संस्कृत कौन ही बोले भैया, हाँ संस्कृत पढ़ाते हैं हम लोग, बोल तो कोई नहीं रहा है। ये 2011 का डेटा जो बोल बता रहा है वो मैं बता रहा हूँ। उड़ीसा में उड़िया बोलने वाले कितने लोग हैं? 3.1% लोग। पंजाबी 2.8% लोग बोल रहे हैं। अब डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ना है हमें। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब थर्ड ईयर है कि डिसेंट्रलाइजेशन इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिंपल सी भाषा में समझो, जब पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी को नीचे तक पहुंचाया जाए, नीचे के स्तरों तक पहुंचा दिया जाए, नीचे के स्तरों तक बांट दिया जाए। जैसे स्टेट है, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट हो गया और डिस्ट्रिक्ट से म्यूनसिपैलिटी, म्यूनसिपैलिटी से भी और आप नीचे की तरफ आ जाओ। ये देखो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम बताया था ना 1 नवंबर 1956 को बताया गया था। उसके बाद क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में इससे क्वेश्चन बनता ही है, तो ध्यान से सुनिएगा कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या है कि जब पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको हम लोग सेंट्रल से स्टेट एंड स्टेट से, और स्टेट से और नीचे क्या होगा? स्टेट से और नीचे होगा डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट से और नीचे क्या होगा? और डिस्ट्रिक्ट से नीचे होगा म्यूनसिपैलिटी, और जहाँ पे म्यूनसिपैलिटी नहीं होगा तो वहाँ ग्राम वो पंचायती राज, म्यूनसिपैलिटी। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन है कि मतलब कि पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जब निम्नतम स्तर तक, ये नीचे वाले स्तर तक, लोअर लेवल तक पहुंचाने का जो काम है बांट दिया जाए, यही क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन का वो है कि शक्तियों को थोड़ा सा लूज करना। ठीक है, क्यों किया जाता है? क्योंकि सेंट्रल और स्टेट अकेले सब कुछ संभाल ले तो ज़रूरी नहीं है ना। जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले एग्जांपल लिया था कि अगर प्रिंसिपल सर अगर अकेले चलाएंगे पूरा स्कूल तो नहीं चल सकता है, वाइस प्रिंसिपल भी नहीं चला सकते, क्लास टीचर भी नहीं चला सकता है, मॉनिटर होना चाहिए। तो ऐसे ही ये निम्न वर्ग, फिर उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर, ठीक समझे? पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जो एकदम नीचे के स्तरों तक क्या होता है, क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अगर बांट दिया जाए, है ना, वही है डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया। क्यों होता है पूछा जाए? क्योंकि सेंट्रल और स्टेट मिलकर अकेले सारे काम संभाल नहीं सकते, पॉसिबल नहीं, सुचारू रूप से नहीं कर पाएंगे, है ना। डिसेंट्रलाइजेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण आखिरी टॉपिक है ये अपना, तो इसको ध्यान से सुन लीजिए, इससे पेपर में आता है सवाल। आप तो जो पहले आप ये समझो कि इंडिया जैसे बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री में आप डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब बिल्कुल गांव लेवल तक कोई बात अगर है तो वो ग्राम पंचायत होगी तभी हो पाएगा, वरना कोई सीएम नहीं बात सुनने आएगा, है ना, समझे। तो इसी के चलते जब 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा मैंने बताया था पंचायती राज बनी थी, पंचायती राज को पी से मैं बना देता हूँ, और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा म्यूनसिपैलिटीज़ बनी थी। म्यूनसिपैलिटी शहर में होगी, नगर निगम कहते हैं, और 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज, पहली पंचायती राज राजस्थान का एक जो नागौर जिला है, राजस्थान का नागौर जिला है, उसमें एक बगधरी गाँव है, वहाँ पे लगी थी। ठीक है, नेचर क्या होगा डिसेंट्रलाइजेशन का? 3 टाइप की गवर्नमेंट होती हैं, यूनियन, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट को ही हम लोग म्यूनसिपैलिटी या पंचायती राज बोलते हैं। ठीक है, ये बताया गया है। हाँ, ये देखो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कि स्टेट गवर्नमेंट सब कुछ कर नहीं सकती, इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन का हमने रूल लिया है। रिजल्टेड आर थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट, जो थर्ड ईयर की गवर्नमेंट है उसी को हम लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। 3 टीयर की गवर्नमेंट कौन सी हो जाएंगी? यूनियन है, स्टेट है और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक, डिसेंट्रलाइजेशन की मतलब क्या है कि जो बेसिक आइडिया ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज विच आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल। मतलब लोकल लेवल तक, ग्रामीण तक कैसे हम बात सुन सकते हैं, है ना। देखो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन का बताया गया है, व्हेन पावर इज टेकन अवे, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट
एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड द डिसेंट्रलाइजेशन, है ना। तो वही जो बताया है ना वही है। तभी सब चीज़ें हम लोग सारी चीज़ें किसी गरीब या किसी ग्रामीण स्तर के लोगों के समझ सकते हैं। सत्ता की भागीदारी में गांव का नेता भी वो ले सकता है, हिस्सा ले सकता है। डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स जो होती हैं, जैसे वुमेन्स की हो गई, SC ST की हो गई, इनके बारे में बताया गया है। और क्या बताया गया है? अच्छा, फिर खत्म है चैप्टर है। खत्म है। डिसेंट्रलाइजेशन लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए कि डिसेंट्रलाइजेशन, लोकल गवर्नमेंट इज द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी नेम सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट इज द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सेल्फ गवर्नमेंट मतलब कि जो हर 5 साल में होती है ना स्थानीय सरकार, जो हम लोग वो बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का क्या होता है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की मेरिट्स भी हम आपको बताते हैं और प्रॉब्लम्स भी बताते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की मेरिट्स भी और प्रॉब्लम्स भी, दोनों चीज़ें बताते हैं। नेचर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन आप जान चुके हैं, डिसेंट्रलाइजेशन आप जान चुके हैं कि गांव तक बात पहुंच जाए, ये डिसेंट्रलाइजेशन है, और गांव तक सारी समस्याओं का हल हो जाए पावर्स का, ठीक है। और नेचर हम बता चुके हैं कि ये शायद यहाँ पे बताया गया है कि पंचायती राज को बनाया गया था ना, पंचायती राज म्यूनसिपैलिटीज एंड अर्बन एरियाज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ये आपको पता है, ये बता चुके हैं। 1992 में बनाया गया था, 30 ईयर ऑफ डेमोक्रेसी। और फिर क्या बताया गया? सीट्स आर रिजर्व्ड, इलेक्टेड बॉडीज आर एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, ST एंड अदर बैकवर्ड क्लास, मतलब OBC, मतलब कि रिजर्वेशन की सीट्स कुछ होंगी वुमेन, SC ST और OBC के लिए। एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशन आर रिजर्व फॉर वुमेन, वुमेन्स के लिए भी रिजर्वेशन की बात होगी। और एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट ऑफ कंडक्ट पंचायत और म्यूनसिपल इलेक्शन। ये जो है ना स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम होगा कि पंचायती राज का चुनाव कराए और म्यूनसिपल मतलब म्यूनसिपल के इलेक्शन कराए। म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन होते हैं, जो म्यूनसिपलिटी का चीफ कौन होता है? म्यूनसिपलिटी का चीफ होता है मेयर। अपने कानपुर में मेयर मतलब महापौर कौन है वर्तमान में? प्रमिला पांडे जी। पंचायती राज का भी ऐसे ही होता है चुनाव, है ना। तो किसका काम है? स्टेट इलेक्शन कमीशन का। ऐसे ही सेंट्रल इलेक्शन कमीशन भी होता है, जो पूरे सेंट्रल लेवल पे होता है। ये देखो बताया गया है, रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन बाय द नेम ऑफ पंचायती राज। ईच विलेज ग्रुप ऑफ विलेजेस इन सब स्टेट, आप पंचायती राज जानते होंगे जो गांव में होती है, ठीक। कुछ मेंबर्स होते हैं उसके, इनको हम लोग क्या कहते हैं? पंच कहते हैं। और उनका जो चीफ होते हैं उनको हम लोग सरपंच कहते हैं। और फिर शहर में भी ऐसे होता है जिनको हम लोग, ये देखो यहाँ पे बताया गया है, द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप द डिस्ट्रिक्ट लेवल। फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप्ड, कुछ ग्राम पंचायत मिलकर क्या बनाती हैं? पंचायत समिति या ब्लॉक बनाती हैं या मंडल बनाते हैं, है ना। अपना कानपुर मंडल में 6 जिले हैं, कानपुर मंडल में अपने 6 जिले हैं, ये पता होना चाहिए आपको। आगे क्या बताया गया है? ये देखो बताया ना, इन अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सच एन ऑफिसर इज कॉल्ड द मेयर। जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का जो चीफ हेड होता है, जो सिंपल सी भाषा में समझो कि अगर जो पार्षद होता है ना, जो आपके उस पर जो आपके एरिया पे जो काम पार्षद का होता है, वही काम पूरे सिटी लेवल पे मेयर का होता है। पूरे शहर में नल लगना, रोड साफ सफाई, रोड में सही चीज़ें चल मतलब यथावत रूप से रोड सही है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें कंट्रोल करना किसका? मेयर का काम होता है, ठीक। मेयर का